पहले कोई ना कोई किसी बहाने से मेरी क्लास ले चुके हैं और ये नौबत आ गई कि दूसरी दोबारा उनको मुझसे ही मेरी शक्ल देखनी पड़ रही है। लेकिन ये जो बाकी हैं जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं भी फिलहाल मुखातिब हूँ। अब सबकी मार्च 23 में कैफ की, मतलब कितने लोग ऐसे जिनकी मार्च 23 में कैफ की पहली अटेम्प्ट है? कम लोग हैं ये तो। और बाकी सारे जिनकी मार्च ऑलरेडी, मतलब कैफ इन्होंने सितंबर 22 में भी दिया या उससे पहले भी दिया और अब मार्च में देने लगे हैं, वो कौन कौन सा है? तो ये जो बिल्कुल नए लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो ये इत्तेफाक कैसे हुआ कि आप लोग एक नए टीचर की क्लास लेने के लिए आ गए जिसे आप जानते ही नहीं? नहीं, तुम तो जानते हो, पहले पढ़ा है मुझसे। तो कैसे पीआरसीबी में तुम मेरे ख्याल में आईक्यू के स्टूडेंट नहीं हो, तो फिर कैफ टू के लिए आईक्यू कैसे आ गए? नहीं नहीं, मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे अभी जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ एक क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ कि इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईक्यू से ही पीआरसी किया हुआ, तो ऑलरेडी मतलब ऑफ कोर्स के उन्होंने तो कैफ 1 2 3 के लिए आईक्यू ऑप्ट कर लिया होगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने आईक्यू से पीआरसी नहीं किया, ऑब्वियसली पीआरसी किसी और जगह से किया होगा या कैफ के कुछ सब्जेक्ट्स कहीं और से पढ़े होंगे, और अब ये कैफ 2 की क्लास लेने के लिए यहाँ बैठे हो। तो क्या सोचकर या क्या एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे? तुम बिल्कुल नहीं लग रहे हो। क्या हुआ, क्या सुना है तुमने मुर्तुजा के बारे में या सी स्टार पे क्या देख लिया? जब यार से यहाँ पे देख लिया, यहीं पे पढ़ा है? कोई ऐसा जिसने मुझसे एफआईआर वन ना पढ़ा हो या कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़ा हो पहली बार? तो कैसे आपने डिसाइड किया कि हम, मतलब वही तो हो सकता है कि हम लोग सारे डेमो फेजेस में हो, ऐसा ही होगा ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कैफ 2 की फीस जमा करा दी है अर्ली पर डिस्काउंट की लालच में आकर? सर हरगिज हरगिज हरगिज, आपने भले मेरा जितना भी नाम सुना या जिसके भी रिकमेंडेशन पे आग पे आ गए, हरगिज आपने फीस जमा नहीं करवानी उस वक्त तक जब तक कि आप लोग को इस बात पे रिलाय ना कर जाओ कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करती है। असल में अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये जो सी की जो ये बेसिकली कम्युनिटी है ना, स्टूडेंट्स कम्युनिटी और मेंबर्स कम्युनिटी बड़ी छोटी सी है, कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कुछ थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो कि इस कम्युनिटी का पार्ट है। ये वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहे होते हैं, कुछ वर्ड ऑफ माउथ ऐसा होता है जो कि हम अपने उन दोस्तों या कोलीग्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं जो हमारे साथ रोजमर्रा में होते हैं, और बहुत सारा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रहा होता है। और कैफ के रिजल्ट के बाद या सीए फाइनल के रिजल्ट के बाद तो हम टीचर्स यही देख रहे होते हैं, फला मेंशन यू इन कमेंट, फला मेंशन यू इन कमेंट, फला मेंशन यू इन कमेंट, और फिर पता चलता है अब तो जाके कि वो फ्रेंड्स को कब टैग किया हुआ होता है। पहले तो टीचर को टैग करते थे, लेकिन अब वो फ्रेंड्स के टैग वाले भी एक ऑप्शन आ गया है। एनीवे, ये सारी बातें करने का पर्पस ये मेरा, अपने कैफ 2 की भी बातें करेंगे बहुत सारे, कि आप लोग ने उस वक्त तक यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना, आपने उस वक्त तक यहाँ पे फी वगैरह सबमिट नहीं करानी जब तक आप 3 4 डेमो क्लासेस लेने के बाद इस बात से मुतमईन ना हो जाए कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करती है। हो सकता है कि मुर्तुजा का टेक्स्ट में कोई अच्छा नाम हो, लेकिन आप लोगों की फ्रीक्वेंसी उससे मैच ना कर रही है। मैं एक यहाँ एडमिन में बंदा होता है ताहिर, उसने मुझे थोड़ी दिन पहले एक मुझसे ना एक वाकया, एक रिसर्च डिस्कस कर रहा था। कह रहा था सर यूएस में एक रिसर्च हुई, आप लोगों ने हो सकता है सुना हो पहले। तो साइंटिस्ट को ना एक रिसर्च करनी थी एक बंदे के ऊपर, और उसमें रिसर्च में खतरा ये था कि वो बंदा मर भी सकता है। तो उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को अप्रोच किया और गवर्नमेंट से कहा कि हमें एक रिसर्च करनी है साइंस की, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ रिस्क कि वो बंदा मर भी सकता है, तो आप हमें कोई ऐसा कैदी वगैरह नॉमिनेट कर दे जिसको ऑलरेडी सजाए मौत होने वाली, मतलब ऑलरेडी सजाए मौत डिक्लेयर होने हो गई है और उसको वैसे ही फांसी चढ़नी है, तो हम अपने उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मरना तो उसने वैसे ही है, हमारी साइंस की रिसर्च भी हो जाएगी। तो यूएस गवर्नमेंट उनको एक बंदा दे देती है कि भाई ये फला बंदा है, इसको 10 दिन बाद वैसे ही फांसी लगनी है, आप इसके ऊपर जो है ना अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। अब साइंटिस्ट ने रिसर्च क्या की कि बंदे से कहा कि भाई हम जो है ना आपको एक कमरे में बंद करेंगे, उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा होगा, कोई भी नहीं होगा, और वहां पे एक फला जहरीला सांप पहले से मौजूद है, और वो सांप आपको अंधेरे में डर मतलब वो काटेगा। हमने ये टेस्ट करना है कि आप उस सांप के जहर से कितनी देर में मरते हो। कमरे में अंधेरा होगा, आपके कमरे में बंद किया जाएगा, वहां पे एक सांप होगा, सांप आपको काटेगा, और हमने सिर्फ ये टेस्ट करना है कि आप कितनी देर में मरते हो। अब वो लोग क्या करते हैं कि उस बंदे को कमरे में ले जाते हैं, और उस कमरे में पहले से एक बंदा भी मौजूद होता है, वो उसे सिर्फ एक सुई चुबा देता है चुपके से। वहां पे कोई सांप मौजूद नहीं होता, बल्कि उसी अंधेरे कमरे में एक और बंदा भी मौजूद होता है जो कि उस बंदे को सिर्फ एक सुई चुबा देता है, और कुछ 5 10 मिनट के बाद जिस बंदे को सुई चुबाई होती है वो बंदा मर जाता है। उसके बाद जब साइंस वालों, मतलब जो साइंटिस्ट, उन्होंने उसकी उस बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह किया, तो उसके जिस्म में वो सांप का जहर मौजूद था, हालांकि वो उस कमरे में सांप मौजूद था नहीं। तो ये कैसे हो गया? ये सारा खेल साइकोलॉजिकल है।
जब आप एक बात के ऊपर यकीन कर लेते हो ना, जब आप एक बात के ऊपर यकीन कर लेते हो ना, तो फिर आप उस चीज को देखते ही उस पर्सपेक्टिव से। उस कैदी को नहीं मालूम था कि वहां पे सांप नहीं है, लेकिन उसको साइंटिस्ट ने बता दिया था कि भाई वहां फला सांप होगा, वो आपको ढकेगा, डसेगा और आपको हम टेस्ट करेंगे कि आप मर जाओगे। तो उसने ये बात अपने जहन में इतनी हावी कर ली थी कि वहां पे उससे किसी और बंदे ने सिर्फ सुई से चुभाया और उसके दिमाग ने वो जहर क्रिएट कर दिया और उसके बाद वो 5-10 मिनट में उसकी मौत हो जाती। अब इस एग्जाम्पल की हमारी सिचुएशन में रेलेवेंस क्या है सर? इस एग्जाम्पल की हमारी सिचुएशन में बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। मैं यहाँ कोई बात करूं या कोई भी सीटे का टीचर स्टेज पे आके कोई बात करे, अपना सब्जेक्ट पढ़ाने का उसको मौका मिले, उससे पहले ही ठीक ठाक अवाम टीचर्स को पहले ही जज कर चुकी होती है, फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंसेस, फ्रॉम डिफरेंट फेसबुक कमेंट्स, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पोस्टिंग्स। आप लोगों ने हरगिज 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 देखो, अगर तुम एक टीचर के बारे में यही पहले से ही माइंडसेट बना के आ जाओगे कि यार ये बेस्ट टीचर है, इससे पढ़ के बच्चे पास हो जाते हैं, तो आपको क्लास में पढ़ाने में शायद हो सकता है कि मेरा तरीका लगे कि हाँ यार ये सबको बेस्ट लग रहा है तो मुझे भी बेस्ट ही लग रहा होगा और मैं इससे पास हो जाऊंगा, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट वैसा ना है जैसा आप एंटिसिपेट कर रहे थे। तो आपने हरगिज किसी की बातों बातों में डिसीजन नहीं लेना, ना अपने दोस्त को देखकर, ना अपने किसी और कुली को देखकर। 3-4 क्लासेस सुकून से डेमो की लेनी है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आदर यू आर कंटिन्यूइंग विद दिस और रेफरिंग टू सम अदर टीचर्स। तो बहरहाल आई होप कि ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट, एक यूजफुल डिस्कशन है अल्टीमेटली डिसीजन लेने के लिए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट। देखो एक इंपॉर्टेंट सेइंग है जो मैं रिपीटेडली अपनी डिफरेंट जगहों पे कोट करता रहता हूं, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। कि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की ना, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग करने में फेल हो गए, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली अल्टीमेटली आप अपने फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो। सीए के जनरली रिजल्ट जो आउटकम आ रहा होता है उन सब से हम ऑलरेडी वेल नोन है कि सीए में रिजल्ट पासिंग परसेंटेज शुरू के पीआरसी के सब्जेक्ट में शायद 80-90% होगा, कैफ के सब्जेक्ट में ऑन एवरेज 30-40% होगा, सी फाइनल में आके 20-25% रह जाएगा और इन दी एंड कोई 5-10% लोग जो कि ओवरऑल सी क्वालिफाई कर रहे हो। ये सारी बातें हमने सुनी है, लेकिन अगर आप एक इवेल्यूएशन करो ना कि क्या वजह थी उन 5-10% लोगों में जो कि इन्होंने अल्टीमेटली सीए कंप्लीट कर लिया, या उन 80% 90% लोगों में जो किसी ना किसी जर्नी पे आके स्टक हो गए, तो आपको मेजर डिफरेंस ये नजर आ जाएगा कि इन लोगों की प्लानिंग में मसला था। जैसे लेट से ऑटोमेटिक है, तुमने लात मारी है। वैसे पर्सनली तो अपनी बंदा खुद तारीफ करे ये बहुत बुरी बात होती है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों को अपनी एक एग्जांपल से शेयर कर सकूं कि क्या वो रोड मैप था जिसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा। मेरा सीए की जर्नी के अंदर अलहमदुलिल्लाह कोई भी पेपर आज तक नहीं रुका। हाँ बीकॉम में एक पेपर 3 दफा रुका है, लेकिन सी में मेरा अलहमदुलिल्लाह कोई भी पेपर नहीं रुका। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता था या बहुत ज्यादा टाइम अपनी स्टडीज को दे रहा होता था। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से जितना टाइम आप लोग स्टडीज को दे रहे होते हो उतना ही टाइम दिन में ऑन एन एवरेज एग्जाम के करीब दे रहा होता था। लेकिन जब स्टेज बाय स्टेज में क्लियर करता गया, क्वालिफाई करता गया, एक एक लेवल आगे बढ़ता गया, और हर पॉइंट इन टाइम पे मैंने अपने साथ के, अपने बात के, अपने से पहले के लोगों को इवेल्युएट किया ना, तो मैंने यही देखा कि यार उन लोगों की प्लानिंग में मसला आ रहा होता। अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ऐसे जो कि कैफ में पहली बार एंटर होने लगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि कैफ की ऑलरेडी अटेम्प्ट देकर आ चुके हैं। आपका पास में पेपर अच्छा नहीं हुआ या आपका पास में रिजल्ट फ्लंक हुआ है, आप खुद अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि यार पिछले 6 महीने या 4 महीने जो आपने गुजारे वो कितने प्लान्ड थे। क्या कोर्स के एंड होने पे हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स नहीं जमा हुए थे जिनको हमने 2x या 3x की स्पीड पे देखना था? क्या कोर्स के एंड पे हमने ये रियलाइज नहीं किया कि यार ये बैच तो गुजर गया, अगले बैच में आग लगा देंगे? तो वो अगले बैच में हमने आग नहीं लगानी थी, हमने उसी बैच में लगानी थी ना, अब तो आपके रिजल्ट में आग लग गई। तो आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हर टीचर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एक एक चीज हलवे की तरह खिला रहा होगा, और कोई बहुत रॉकेट साइंस बात नहीं है। बस क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड करनी है, ऑनलाइन हो, फिजिकल हो, रिकॉर्डेड हो, जो भी मीडियम आपके लिए कन्वीनियंट है, आपने क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड करनी है और रोज का रोज रिवाइज करना है। टॉपिक खत्म होने के बाद टॉपिक का रिवीजन कर लेना है, पास पेपर कर लेना, और आपका एग्जाम में स्मूथली रन हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हम इस एग्जाम के हवाले से डिस्कस करेंगे ही। कैफ 2 से स्टार्ट लेते हैं। देखिए आप लोगों का ये ग्रुप ए में जो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, कैफ 1 एफएआर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस, कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कैफ 4 दैट इज बिजनेस लॉ। कितने सब्जेक्ट उठा रहे हैं हम? 4 सब्जेक्ट वाला है कोई? 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट,
क्यों? अभी से 2 सब्जेक्ट, तो आगे जाके तो 0 हो जाएगा ये। सी में होता है ये, शुरू में जितने उठाए होते हैं इन दी एंड उसके आधे दे रहे होते हैं। तो जिन्होंने 4 का हाथ उठाया है वो एंड में 2 दे रहे होंगे, जिन्होंने 3 का हाथ उठाया उसमें एक इनका बहुत अच्छा होगा और एक इन्होंने आसरे पे रखा हुआ होगा, और तुम 2 ही उठा रहे हो। अच्छा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि 2 पेपर्स की तरफ नहीं जाना, मिनिमम आपने 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने ही है, मिनिमम आपने 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने ही है। अगर आप पर्सनली फील करते हो कि मुझ में इतना पोटेंशियल है कि मैं 4 से 4 पेपर दे सकता हूं, तो यू शुड गो फॉर इट, लेकिन आप लोगों ने मिनिमम 3 पेपर्स देने ही है। और इसका भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है, बता देता हूं। देखें, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1 या 2 सब्जेक्ट उठाया, तो ऑब्वियसली आपके पास उस 1 या 2 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होगा, और 1 या 2 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होगा, तो आप उसकी कवरेज भी मैक्सिमम कर रहे होगे। जब आप एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी या बहुत ज्यादा टाइम लगाकर उस सब्जेक्ट को पेपर में लेके बैठेंगे ना, आप सबसे ज्यादा पैनिक उसी पेपर में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेक बहुत बड़ा होता है ना। अब एक स्टूडेंट ने पढ़ाई 6 महीने में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट है, तो वो पेपर में कितना प्रेशर फील करता होगा कि यार मैंने पूरे 6 महीने एक सब्जेक्ट पढ़ा है और वो भी अब मुझे पेपर में मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, या खुदा ना खासा ऐसा पेपर ना जाए कि मैं हैंडल ना कर पाऊं। या इसको मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूं जिसने एक सब्जेक्ट सोचा है कि इस दफा कैफ में 1 या 2 सब्जेक्ट दूं। मैंने उस 1 या 2 सब्जेक्ट की 100% कवरेज कर ली, मैंने उस 1 या 2 सब्जेक्ट की 100% कवरेज कर ली। ये एक स्टूडेंट है, इसने सोचा है कि भाई मैं 3 सब्जेक्ट दूंगा और ज्यादा के 3 सब्जेक्ट दूंगा तो मेरे पास तीनों सब्जेक्ट को देने के लिए टाइम थोड़ा कम होगा। तो इसने कवरेज इस तरह से की कि इसने 60-70% जो इंपॉर्टेंट एरिया था ना उस पर ज्यादा टाइम लगाया, और 30% जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट एरिया था उसको थोड़ा कम टाइम लगाया। मैंने 2 सब्जेक्ट 100% किए, इसने 3 सब्जेक्ट का 70% स्ट्रॉन्ग, 30% थोड़ा वीक किया है। मुझे एक बात बताओ, इसने जो 70% एरिया पे ज्यादा टाइम लगाया है वो एरिया इसका ज्यादा स्ट्रांग होगा या मेरा 100% एरिया ज्यादा स्ट्रांग होगा? अगर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट का 70% एरिया फोकस से कर रहा है और एक स्टूडेंट 100% एरिया ही कर रहा है, तो ज्यादा मतलब ज्यादा ग्रिप इसके 70% एरिया पे होगी या मेरे 100% एरिया पे होगी? सर ऑब्वियसली इसके 70% एरिया पे ग्रिप ज्यादा होगी, क्योंकि इसने थोड़ी कवरेज लिमिटेड की है ना। अब पेपर में उस 70% एरिया से लेट से 50 मार्क का पेपर आ जाता है, तो उस 50 मार्क के पेपर में इसकी परफॉर्मेंस भी मुझसे बेहतर होगी, क्योंकि इसने तो किया ही वो 70% लिमिटेड एरिया था ना। और जब आप इस लिमिटेड एरिया के साथ एक ज्यादा फोकस के साथ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस भी उस एरिया में ज्यादा आती है, जहां पे फिर आपका रिजल्ट डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज्यादा टाइम एक सब्जेक्ट को अर्गिस नहीं लगाना। ये 1 या 2 सब्जेक्ट तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको 1-2 सब्जेक्ट नहीं, मिनिमम 3 सब्जेक्ट देने चाहिए। अगर पोटेंशियल है कि हम 4 सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं तो यू शुड गो फॉर 4 पेपर्स। अदरवाइज 3 एक रीजनेबल नंबर है जिसको ऑन एन एवरेज बच्चा मैनेज कर सकता है। अब सीए के जर्नी के स्टार्ट में जिन लोगों ने पीआरसी दिया है, क्लियर किया या रिजल्ट अवेटेड है, पीआरसी में अपने कुछ सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसमें से एक क्वांटिटेटिव मैथ्स हो गया, मेथड्स हो गया, या दूसरा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वगैरह हो गया। यानी कि कुछ 100% या 50% नहीं, कुछ आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग की और मैथमेटिक्स की पढ़ी है, जिनको आप आने वाले वक्तों में ग्रुप में हो तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में अकाउंटिंग अप्लाई करोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 में अप्लाई करोगे, ग्रुप बी में आओगे तो मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में अप्लाई करोगे, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 में अप्लाई कर रहे हो। लेकिन टैक्सेशन आज का ये जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने लगे, ये आप सीए में एंटर होने के बाद पहली बार सुनने जा रहे हो, पहली बार पढ़ने जा रहे हो। सुनने तो नहीं, सुनते तो हम बहुत ही न्यूज वगैरह में सुनते रहते हैं, लेकिन पहली बार इसकी प्रैक्टिकल और लीगल एप्लीकेशन जिस तरह ये पाकिस्तान में एक्चुअली अप्लाई होता है, इस एंगल से इस टैक्सेशन के सब्जेक्ट को देखने लगे हैं। कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। और अगर मैं नई स्कीम की बात करूं ना, तो ये जो तुम्हारे पास ग्रुप ए में चारों सब्जेक्ट है ना, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, कैफ 4, में समझता हूं कि ये सारे सब्जेक्ट्स का डिफिकल्टी लेवल मोर और लेवल सेम ही है। कोई मैं चारों सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट को नहीं कह सकता कि ये बहुत आसान या बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर तुम पिछले 4-5 अटेम्प्ट के एग्जामिनर के क्या कहते हैं रिजल्ट एनालिसिस करोगे, तो इन चारों सब्जेक्ट में किसी अटेम्प्ट में 30%, किसी अटेम्प्ट में 35%, किसी अटेम्प्ट में 40%, 30-35-40% के दरमियान इन चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट घूम रहा होता है। क्लासेस भी तकरीबन इन चारों सब्जेक्ट की कोई 100-125 घंटे के करीब ही हो रही होती है, तो डिफिकल्टी लेवल इन सबका बराबर ही है। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट की थ्योरी रट्टा अच्छा है तो शायद उसे बिजनेस लॉ आसान लगता हो, किसी स्टूडेंट की मैथ्स पे या क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी है तो हो सकता है उसे कॉस्टिंग या अकाउंटिंग का पेपर आसान लग रहा हो। लेकिन ओवरऑल इन चारों सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस
सेम ही है और हम इसे यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं पेपर के हवाले से। आप लोगों के साथ एक हैंडआउट शेयर किया है मैंने। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, आई होप कि आप आईक्यू वालों ने एक कैफ टू टेक्स्ट प्रैक्टिसेस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, तो आप लोग उस ग्रुप का पार्ट होंगे। उस ग्रुप पे मैंने कल रात में या आज सुबह एक ड्राइव का लिंक शेयर किया है। हम जितना भी मटेरियल क्लास में शेयर कर रहे होंगे तो वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए उस ड्राइव पे भी प्रॉपर्ली फोल्डर वाइज अरेंज करके शेयर किया जा रहा होगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब हमारे पास कैफ 2 की बुक पब्लिश हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो कि आपकी कंट्री में हर साल एक नया बजट आ रहा होता है। हर साल मई या जून के महीने में आप लोगों को न्यूज में ये सुनने को मिलता होगा कि नया बजट आने वाला है। वो बजट में बेसिकली होता यह है कि जो आपकी कंट्री में एप्लीकेबल टैक्स लॉज है ना, उन्हीं में चेंजेस आ रही होती है। तो कैफ 2 की बुक या टैक्सेशन के सब्जेक्ट की बुक मुझे हर अटेम्प्ट के बाद रिवाइज करनी पड़ती है। तो अभी जो नया बजट जो कि लास्ट फाइनेंस एक्ट 2022 पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से पास हुआ है, उसकी बेसिस पे अपडेटेड बुक भी इंशाल्लाह आप लोगों के पास 1 या 2 हफ्ते में अवेलेबल हो जाएगी। तो बुक में जितना मटेरियल है, बुक में जितने चैप्टर्स, बुक में जितनी प्रेजेंटेशन, बुक में जितनी समरीज, बुक में जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में सॉफ्ट में शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले दिन ये चीज है, कुछ चीजें आउटराइटली क्लियरली आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बुक में जितना मटेरियल अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस, इन द फॉर्म ऑफ समरीज, इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आपके साथ सॉफ्ट में शेयर नहीं होगा। थ्रू आउट द कोर्स स्टूडेंट को ये शिकायत रहती है कि सर आप अपना हैंडआउट मुझे व्हाट्सएप कर दें या सॉफ्ट में शेयर कर दें। बाकी टीचर्स भी कर देते हैं। देखिए, बाकी टीचर्स कर देते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये मेरा एक कंटेंट है जिसमें मैंने ठीक ठाक नंबर ऑफ आवर्स लगा, तो मैं इसको सॉफ्ट में शेयर करके इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्क पे नहीं डाल सकता। हार्ड कॉपी अगर आप कराची में हो तो आईक्यू के कैंपस से कलेक्ट कर सकते हो, अगर कराची से बाहर हो तो आप आईक्यू के जो डिलीवरी का मैकेनिज्म है उससे बुक डिलीवर करवा सकते हो। हाँ, जब तक बुक पब्लिश नहीं हो जाती, हार्ड कॉपी फॉर्म में हमारे पास नहीं आ जाती, उस वक्त तक मैं जितनी चीजें आपको कवर करवाऊंगा वो सारी चीजें आप लोगों के साथ सॉफ्ट में शेयर भी की जा रही होगी। तो ये जो हैंडआउट मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है, ये मैंने उस फला गूगल ड्राइव के लिंक पे ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। मैंने कैफ 2 के ग्रुप में कल आज सुबह में ही बल्कि एक ड्राइव का लिंक शेयर किया है, उसमें आप जाओगे तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल में ये वाला हैंडआउट भी इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल इस सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने जैसे कि कहा कैफ 2 का सब्जेक्ट को इतना मुश्किल सबसे अच्छा मुश्किल ना होने की वजह एक और भी है। यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास इस कैफ के ग्रुप ए में अकाउंटिंग और कॉस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट। बिजनेस लॉ थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है। लेकिन टैक्सेशन का जो ये पर्चा है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अराउंड 50-60 मार्क्स तुमसे यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वांटिटेटिव, और अराउंड 40 to 50 मार्क्स तुमसे टेस्ट किए जा रहे होंगे क्वालिटेटिव या थ्योरी के बेसिस पे। तो जनरली हमारे पास स्टूडेंट ना दो तरीके का होता है, एक जिसकी थ्योरी अच्छी है, एक जिसके थोड़े न्यूमेरिकल्स अच्छा है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही अच्छा ना हो। लेकिन मैं फिर भी अगर डिवाइड करूं तो किसी की या तो क्वांटिटेटिव स्किल्स अच्छी होती है, किसी की या तो क्वालिटेटिव स्किल्स अच्छी होती है। अब टेक्स्ट के पेपर का रिजल्ट ये पासिंग रेशियो ज्यादा होने का वन ऑफ द रीजन ये है कि जब आपके पास पेपर 50-50% में डिवाइड हो जाए ना, तो अगर किसी बच्चे की थ्योरी अच्छी है तो वो थ्योरी वाले एरिया से ज्यादा मार्क्स गैच कर लेता है, किसी का क्वांटिटेटिव स्किल ज्यादा अच्छा है तो वो न्यूमेरिकल वाले एरिया से मार्क्स गेन कर पाता है, और इस वजह से इसका रिजल्ट कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ कि बाकी रिजल्ट के मुकाबले भी अच्छा है, और पेपर भी ओवरऑल आप लोगों को इतना कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा एज कंपेयर टू कॉस्टिंग, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हमारे पास अगर हम पहले पर्चे पर आए, पहले पेज पर आए, तो हमारे पास एक ओवरव्यू ऑफ द कोर्स के नाम से कुछ बातें लिखी हैं। कोर्स ड्यूरेशन तकरीबन हमारा 150 से 180 आवर्स के दरमियान होगा। इंशाल्लाह पेपर से एक मंथ पहले आप लोगों का रिजल्ट कंप्लीट कर, आप लोगों का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। बेसिकली इस कैफ लेवल पे जो ये टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, ये मैंने पढ़ाना किया जिस वक्त ये आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस लॉन्च हुआ। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपनी टीचिंग जर्नी के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैंने जो है अपनी टीचिंग जर्नी केनेंस के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की थी। केनेंस आप सबने नाम मतलब विजिट किया होगा, नाम सुना ही होगा, केनेंस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो मैंने अपनी सीए की जो टीचिंग जर्नी है वो 2016 में केनेंस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज से स्टार्ट की थी, फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ CFAB 1,
that was advanced accounting and financial reporting, and CFAP 5 that is advanced taxation। जब मैंने सीए की टीचिंग स्टार्ट की थी, केएनएस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज में 2016 में, तो मैंने कैफ लेवल पे पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सीए फाइनल का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड एडवांस टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा, ये प्लानिंग मैंने टीचिंग नहीं बल्कि अपने करियर को ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो ना सोच समझ के प्लान किया था कि मुझे अपना करियर किस तरफ लेके जाना है। क्या मतलब, आप लोगों को मालूम है कि कैफ क्वालिफाई होने के बाद आप लोग अपने यहाँ सीए फाइनल स्टार्ट करोगे और साथ साथ अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे होगे। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की केपीएमजी में। हमें मालूम है आर्टिकलशिप का पीरियड कितना होता है, 3.5 साल का पहले पीरियड हुआ करता था, वो पीरियड 3 साल हो गया। हमारे टाइम पे 3.5 साल का पीरियड था, लेकिन वो पीरियड कम होकर मेरे ख्याल है 3 साल का हो गया। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप केपीएमजी में की। अच्छा, केपीएमजी में आर्टिकल्स का सेकंड ईयर ही था, मतलब 2 साल केपीएमजी में मैंने गुजार दिए थे ऑडिट डिपार्टमेंट में। जनरली होता ही है कि जब आप अपनी कैफ क्वालिफाई करने के बाद फॉर्म्स में जाते हो तो आप लोगों को अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह ऑफर हो रहे होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर बच्चे का रुझान होता है वो ऑडिट का ही होता है कि भाई हम ऑडिटर बनना चाहते हैं और हम ऑडिट के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। हमारे टाइम पे तो ज्यादातर 90% लोग ऑडिट में जा रहे होते थे। तो मैंने भी जब अपनी आर्टिकलशिप केपीएमजी से स्टार्ट की थी तो मैंने ऑडिट ही ऑप्ट किया था और ऑडिट में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी। लेकिन 2 साल के अरसे के बाद मुझे फील हो गया था कि यार ऑडिट इज नॉट द प्लेस के जहां पे मैं अपना करियर बनाऊं। तो उसी वक्त मैंने अपना डिपार्टमेंट स्विच करके मैं केपीएमजी टैक्स डिपार्टमेंट में चला गया। तो मेरी जो रिमेनिंग 1.5 इयर्स की आर्टिकल थी वो भी मैंने केपीएमजी टैक्स डिपार्टमेंट में सर्व की, और आर्टिकलशिप के बाद कोई 4-4.5 साल का अरसा मैंने केपीएमजी टैक्स डिपार्टमेंट में सर्व किया है। अब ये सारी चीजें प्रॉपर्ली प्लान थी अल्लाह की तरफ से कि मैंने आर्टिकल के दूसरे साल में अपने आप को केपीएमजी टैक्स डिपार्टमेंट में रोटेट किया, और इसी के साथ साथ केएनएस में एडवांस टैक्सेशन वाज माय प्राइमरी सब्जेक्ट। मैंने एडवांस टैक्सेशन पढ़ाना है, साथ साथ कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे हालात बना दिए कि मेरे कंधे पे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पे लाइक हुआ कुछ यूं था कि मैंने केएनएस ज्वाइन किया था फॉर सीफएफ 5 एडवांस टैक्सेशन, लेकिन उसी बैच में जो उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का टीचर था उसने वो यूएस माइग्रेट कर गया था। तो मुझसे जो भी वहां के ओनर थे सर साजिद कपाटी, उन्होंने एक रिकंसिलेशन की कि आप यहाँ पे सीफएफ 1 भी पढ़ाना स्टार्ट करो। यानी कि मैंने एंट्री ली थी इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, लेकिन एक हालात की वजह से मेरे पास ये दोनों सब्जेक्ट आ गए। अच्छा, मैं थोड़ी और एक इंटरेस्टिंग जर्नी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जब मैंने अपना पहला बैच पढ़ाया ना, तो इसमें थे 4 बच्चे, इसमें थे 3 बच्चे। ये मेरी ऑडियंस थी मेरे पहले बैच में, और मेरा बैकग्राउंड क्या था, जो अभी पीआरसी फर्स्ट अटेम्प्ट, कैफ फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट, चेरी ऑन द केक, ऑडिट में मेरिट सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट लॉ में गोल्ड मेडल, और मेरे पहले बैच में ये ऑडियंस थी। तो जाहिर है कि अब इतना कुछ आप तेजी से अचीव करके आओ और पहली क्लास लो और इस तरह की अमाउंट बैठी हो तो आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है। लेकिन बहरहाल अब वो स्टार्ट तो कर दिया तो पूरा तो करना ही था। वंस में मुझे याद है कि मैं बैठा हुआ मतलब बहुत डीमोटिवेट होता था, मतलब मैं केएनएस वालों को कहता था कि क्लास भी लेते हो ना तो रूम लॉक कर दिया करो, ऐसा ना हो कि बाहर से कोई जानने वाला गुजर जाए, टीचर गुजर जाए और देखिए कि 2-3 बच्चे बैठे हुए तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। तो इस तरीके से लेकिन उनका बैच कंटिन्यू करता रहा मैं। एक दफा मैंने ना मतलब ये जहन बना ही रहा था कि यार ये अगला बैच पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, या बस ये इस बैच को खत्म करके जहाँ छोड़ना है, टीचिंग वीचिंग मेरा काम नहीं है। तो मैंने जो क्लास में 2-3 बच्चे बैठे हुए थे उनसे वैसे ही पूछा कि यार इतने रिनोन टीचर है मार्केट में एडवांस टैक्सेशन के, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, तो आप लोग मुझसे पढ़ने क्यों आ गए? जाहिर मेरा पहला बैच है तो मेरा कोई फीडबैक भी नहीं होगा, पहली बार ही तो मैं एडवांस टैक्सेशन है, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा रहा था, तो आप लोग मुझसे पढ़ने के लिए क्यों आ गए? तो उन्होंने मुझे आंसर किया कि सर बाकी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी पर्सनली मसला ये है कि हमें ग्रुप में समझ नहीं आता, हमें इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि क्लास में उनको कोई चैंपियन ही आके पढ़ा दे, लेकिन उनको ट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हमें कोई एक बंदा पर्सनली सेपरेट से टाइम दे। तो उस वक्त भी एडवांस टैक्सेशन की, एडवांस रिपोर्टिंग के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे। उन बच्चों ने मुझसे कहा कि सर वो टीचर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत है, इस वजह से हम यहाँ पर आए ताकि हमारी 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके, जो सारे सवाल हम टीचर से पूछ सके, और फिर उन्हें यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद सेकंड बैच हुआ, मुझे एग्जैक्टली तो नंबर याद नहीं है, इसमें कोई 12-13 हो गए, इसमें कोई 12-13 हो गए। तीसरा बैच बना, इसमें कोई 30-35 हो गए,
इसमें कोई 40-45 हो गए। चौथा बैच बना, इसमें कोई 150 to 180 हो गए, इसमें कोई 150 to 180 हो गए। अब पढ़ाने में ही आया था, लेकिन ग्रोथ इसमें ज्यादा तेजी से हो रही थी। अगर आप कर्व देखो, अल्टीमेटली तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इवेंचुअली इवैल्यूएट इन दोनों सब्जेक्ट्स में, लेकिन मैंने स्टार्ट ये किया था, लेकिन स्टूडेंट ने मुझे ज्यादा पसंद किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग, और एक वक्त के साथ साथ नंबर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गए। तो इसमें बहुत सारे लोगों का कमाल है। स्पेसिफिकली तो मैं थैंक्स करता हूँ केनेस का कि उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, बहुत सारी चीजें सिखाई जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुंच सके। फिर हम लोग ने बैक इन 2020 IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया, और जब हमने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया मैंने और सर इब्राहिम ने, तो फिर इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स के जो कैफ लेवल पे बीबी सब्जेक्ट्स थे, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, एंड दैट इज कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस, ये मैंने पढ़ाना स्टार्ट किए। सर इब्राहिम, सर मोहम्मद इब्राहिम जो कि एडवांस ऑडिट पढ़ाया करते थे ARDD में, उन्होंने कैफ लेवल पे ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये मेरा मतलब कैफ 2 का ऑडिट शायद मेरा ये 5वां बैच है, और ओवरऑल अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा 15वां-16वां बैच चल रहा है। एनीवे, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि सर आप लोगों के साथ जो चीजें हार्ड कॉपी में बुक में शेयर की जाएगी वो सिर्फ हार्ड कॉपी में शेयर की जाएगी, वो सॉफ्ट पे शेयर नहीं की जाएगी जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाती। तो जितना मटेरियल है वो आप लोगों के साथ ड्राइव पे शेयर किया जा रहा होगा। अब अगर हम अपने पास हैंडआउट के पहले पेज पर आए, मैं सवाल लूंगा ऑनलाइन वालों के भी, फिजिकल वालों के भी, कुछ अपनी बातें पूरी कर लूं, उसके बाद फिर हम सवाल पे भी आते हैं। तो रिलेटिवली ये आसान सब्जेक्ट है, 150 से 180 घंटे के दरमियान इसका ड्यूरेशन है। क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ये होगी कि हमारी हफ्ते में कम से कम 3 से 4 क्लासेस हो रही होंगी। रिजल्ट के पहले तक हो सकता है कि मैं क्लासेस 3 रखूं, या हो सकता है रिजल्ट के पहले से ही 4 क्लासेस लो, लेकिन रिजल्ट के बाद आपको बेयर मिनिमम 4 क्लासेस का तो माइंड बनाना है, मिनिमम बता रहा हूं ये। इट कैन बी मोर देन 4, हो सकता है कि 5 क्लासेस की नौबत भी आ जाए, लेकिन कम से कम आप लोगों ने 4 क्लासेस के लिए तो तैयार रहना ही है। क्लासेस का डेकोरम ये होगा कि जो भी हमारी क्लास यहाँ फिजिकल कंडक्ट हो रही होगी वही साइमल्टेनियसली ऑनलाइन लाइव भी देखी जा सकती है, और जैसे ही हमारी क्लास एंड हो जाएगी तो क्लास एंड होने के विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों की वो क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन आप लोगों के पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। ये 24 आवर्स का ड्यूरेशन मैं अपनी टीम को सिर्फ मार्जिन देने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज स्टूडेंट जो है ना फिर बड़ा ही बुरे अल्फाज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे इस्तेमाल कर रहा होता है। वैसे तो मेरी टीम इतनी एफिशिएंट है कि वो 3-4 घंटे के अंदर अंदर या मैक्सिमम 5-6 घंटे के अंदर लेक्चर्स अपलोड कर देती है, लेकिन एट टाइम्स आईटी की चीजों में इशू आ जाता है, तो मैं इसलिए 24 आवर्स का मार्जिन रख रहा हूँ कि जो भी क्लास खत्म होगी वो अगले 24 घंटे से पहले पहले अपलोड हो जाएगी। एग्जाम कंप्लीशन डेट जैसे मैंने बताया 1 महीने पहले एग्जाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी सीए के बैचेस कंडक्ट किए ना, कोई 15-16 सीए फाइनल के, कोई 15-16 एडवांस सेशन के, कोई 5-6 बैचेस कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 5 के। अल्लाह का लाख लाख करम और एहसान है कि हमारे हर बैच अल्हम्दुलिल्लाह पेपर से मिनिमम 1 महीने पहले, कुछ उससे भी पहले, लेकिन मिनिमम 1 पहले कंप्लीट होता रहा है। और इंशाल्लाह ये वाला बैच में हमारे पास वैसे टाइम थोड़ा ज्यादा ही होता है, क्योंकि ना रमजान की छुट्टियां आनी है, ना ईद की छुट्टियां आनी है, ना बकरीद की छुट्टियां आनी है, ना मुहर्रम की छुट्टियां आनी है। तो ये वाला बैच तो सेफली आप लोगों का 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं कुछ जो बातें कर रहा हूँ वो पॉसिबल एफएक्यूज के बेसिस पे कर रहा हूँ, लेकिन जितनी बातें मैंने आंसर कर दी, इसके अलावा जो आप लोगों का सवाल होगा वो भी मैं लूंगा। सर हमने पढ़ना कहाँ से है, मतलब हमें कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत है, आईकेपी स्टडी टेक्स्ट वगैरह परचेज करने की जरूरत है? नहीं सर, आप लोग अगर मेरी रेफरेंस बुक ले लेते हो ये मोर देन इनफ है, आप लोगों को कोई एडिशनल टीचिंग मटेरियल वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कोर्स का कंटेंट है, जितने भी कोर्स कंटेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितने भी कोर्स कंटेंट के आईकेप के पास्ट पेपर के सवाल है, ये सारी चीजें मेरी बुक में ही शामिल होगी। आपको सेपरेटली कोई मटेरियल, कोई स्टडी टेक्स्ट वगैरह देखने की इंशाल्लाह नौबत, इवन कोई एक एडिशनल पास पेपर भी आप लोगों को नहीं देखना होगा, सारी चीजें आप लोगों के बुक में मौजूद होगी। तो क्या हम आईकेप की स्टडी टेक्स्ट से नहीं पढ़ सकते? सर आप बिल्कुल आईकेप की स्टडी टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आदत होती है नोट्स बनाने की, या भले ही जितना ऐसा टीचर क्यों ना हो, लेकिन एक ट्रस्ट नहीं होता तो वो खुद भी रीचेक कर रहा होता है। तो अगर आपने अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए या मोर प्रैक्टिस के लिए आईकेप की स्टडी टेक्स्ट या किसी और टीचर की रेफरेंस बुक देखनी है, यू आर अलाउड टू डू सो। लेकिन जो मेरी रेफरेंस बुक है वो मोर देन इनफ है कि आप लोगों का कैफ 2 का पेपर ये इजीली क्लियर करवा देगी, जिसमें कोर्स के जितना भी कंटेंट है, मटेरियल है, वो भी शामिल होगा। हर टॉपिक के बाद उसकी 1 पेज 2 पेज समरी शामिल होगी, ताकि आप लोगों का रिवीजन इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके। हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हर टॉपिक के पिछले 15 से 20 अटेम्प्ट के पास पेपर्स टॉपिकली अरेंज होंगे।
हम इस तरह से सेशन को लेके नहीं चलेंगे कि हम पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद एंड में नाखून ना कहें सर। हम इस तरह से टॉपिक को लेके नहीं चलेंगे कि हम पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद पास पेपर देखें। हर टॉपिक के साथ उसकी 15-20 अटेम्प्ट के जितने पास पेपर है वो इंशाल्लाह टॉपिकली कवर हो रहे होंगे। तो ये तो हमने थोड़ी सी डिस्कशन की कि मेरा पढ़ाने का क्या डेकोरम होगा और क्या क्या चीजें आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस टीचिंग स्ट्रेटेजी के हवाले से अगर आप लोगों को कोई भी कैसा भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन या फिजिकल दोनों। नहीं कोई सवाल ऑनलाइन वालों का, फिजिकल वालों का? ऑनलाइन में बच्चे ने पूछा सर हफ्ते में कितनी क्लासेस होगी? सर हफ्ते में जैसे कि मैंने बताया मिनिमम 4 क्लासेस होंगी। फरवा ने सवाल पूछा सर आप न्यूमेरिकल साथ साथ करवाएंगे? जी सर न्यूमेरिकल में बिल्कुल साथ साथ करवाऊंगा। किसी एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है सर पूरा सिलेबस आप करवाएंगे? पूरा सिलेबस आप करवाएंगे? तो मैं एनालिसिस ऑफ सिलेबस पे आता हूं, तो उस वक्त मैं शेयर करता हूं कि कौन सा पोर्शन मैं कंडक्ट करूंगा और कौन सा पोर्शन मेरे साथ एक कुलीग टीचर सर मोहम्मद अली कवर कर रहे होंगे। नहीं 100% कोर्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई 75 to 80% एरिया मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा और 20 to 25% एरिया मेरे कुलीग टीचर सर मोहम्मद अली। और वो पहली बार नहीं, मैंने जब से IQ स्टार्ट किया वो सर मोहम्मद अली मेरे साथ ही 20% एरिया शेयर कर रहे हैं। सर आपकी रेफरेंस बुक कहां से अवेलेबल होगी? मेरी रेफरेंस बुक IQ के ही कैंपस पे अवेलेबल होगी, लेकिन वो इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते में पब्लिश हो जाएगी। सर टेस्ट कैसे होंगे? सर टेस्ट टॉपिक वाइज हो रहे होंगे। हर टॉपिक के बाद हर टॉपिक का उस टॉपिक के बाद उस टॉपिक का स्पेसिफिक मॉक या क्विज कंडक्ट हो रहा होगा, जिसमें उसके जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे, मतलब थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। किसी ने सवाल पूछा कि सर हमने पिछले अटेम्प्ट में, जैसे यहाँ कुछ लोग बैठे हुए जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में भी मुझसे टेक्स्ट पढ़ा था लेकिन किसी वजह से ड्रॉप कर दिया, और वन ऑफ द रीजन ड्रॉप करने का ये कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होगी और अब वो टेक्स्ट दोबारा से ले रहे हैं। तो उनका सवाल ये वैलिड सवाल बनता है कि क्या सिलेबस में कोई चेंजेस हैं? यस, सिलेबस में बिल्कुल चेंजेस हैं। हर साल हमारी कंट्री में कम से कम एक दफा बजट पास होता है, कम से कम एक दफा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लाइक 2018 में जब PMLN की गवर्नमेंट जा रही थी तो उस साल 3 बजट पास हुए थे। PMLN गवर्नमेंट ने जाते वक्त भी एक बजट दिया था, PTI गवर्नमेंट ने आते वक्त भी एक बजट दिया था और PTI गवर्नमेंट ने आने के भी 4-5 महीने बाद एक और नया बजट दिया था। और उसके बाद जितने साल गुजरे ना 2019, 20, 21, इन सारे सालों में एक एक, दो दो, तीन तीन बजट्स पास हुए हैं। अब इन बजट्स में बेसिकली होता क्या है कि हमारी कंट्री में जो टैक्स लॉज है ना, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इन बजट्स में इन टैक्स लॉज में ही चेंजेस लाई जा रही होती। तो रिसेंटली अभी 2-4 महीने पहले एक बजट पास हुआ है जून के महीने में, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022। उसकी वजह से आपके इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के एरिया में कुछ चेंजेस हैं। तो ऑब्वियसली कि लास्ट अटेम्प्ट की बुक्स या लास्ट अटेम्प्ट के लेक्चर्स या लास्ट अटेम्प्ट की क्लासेस आप लोगों के लिए इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी, आप लोगों को चेंजेस को कवर करना होगा। नहीं अब्दुल्ला, लेट नाइट क्लासेस नहीं होती IQ में, ये एजुकेशन का इदारा है। सर क्लासेस की टाइमिंग फिक्स हो जाएगी या फ्लक्चुएट करती रहेगी? अगला 1 से 1.5 हफ्ता बिल्कुल फ्लक्चुएट करती रहेगी, क्योंकि अगला 1 हफ्ता हम सारे सब्जेक्ट्स की लॉन्चिंग कर रहे होंगे तो क्लासेस को फ्लेक्सिबल रख रहे होंगे। लेकिन 1-1.5 हफ्ते के बाद आप लोगों का टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पास के मौजूद भी हैं वो भी ये चीज कवर कर सकते हैं। नहीं शायान, हरगे सरगे टेक्स्ट के सब्जेक्ट में किसी ने प्लान क्यों नहीं लेना? प्लान क्यू में लास्ट अटेम्प्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आपके आप FAR1 में कॉस्टिंग में ये काम कर सकते हो, प्लान क्यू चला सकते हो। लेकिन टेक्स्ट के सब्जेक्ट में तला इनको इन्फॉर्म भी कर देना कि प्लान क्यू किसी को सेल ना करे टेक्स्ट में, क्योंकि वो चीजें जो चेंज हुई हैं वो सारी आउटडेट होंगी उसमें। कोई और सवाल? सर एक क्लास कितने आवर्स की होगी? सर 2 से 2.5 घंटे की होगी। कोई ये सवाल पूछ रहा था जी? किसी का कोई सवाल नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बना के पूछ लेना सही। हाँ, क्लास टाइमिंग्स हमारी ये और अगला हफ्ता वेरी कर रही होगी, क्योंकि हमने साथ साथ पैरेलल और सब्जेक्ट्स भी लॉन्च करने हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक के बाद आप लोगों को टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। अच्छा, टाइमिंग्स क्या होंगी? बेसिकली मेरी और सर इब्राहिम की टाइमिंग यहाँ पे ना फ्लेक्सिबल होती है और वो वेरी करनी पड़ती है बाकी टीचर्स के हिसाब से। लाइक सर खालिद फरीद अब्बासी जो हमारे साथ कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ पढ़ाते हैं, उनका एक अवेलेबल टाइम होता है। सर अली अहमद जो कॉस्टिंग और MFA पढ़ाते हैं, उनका एक अवेलेबल टाइम होता है, और उनकी टाइमिंग्स को देखते हुए फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स की टाइमिंग को मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर वो लोग फर्स्ट हाफ में क्लासेस लेते तो मैं सेकंड हाफ में ले रहा हूँ,
वो सेकंड हाफ में क्लास लेता तो मैं फर्स्ट टाइम ले। जनरली अगर मैं ओवरऑल स्लॉट बताऊं तो सुबह 10 बजे हमारी क्लास जनरली स्टार्ट हो रही होती है और शाम में 7:30 तक मैक्सिमम जा रही होती है। इसके बाद फिजिकल क्लासेस हम कंटिन्यू, मतलब 7:30 के बाद आखिरी के 1 महीने में या 15 दिन में हो सकती है, लेकिन 3-4 महीने तक आप लोगों की 7:30 बजे के बाद क्लास नहीं होगी। कोई और सवाल किसी का? मोहम्मद एहसन, मैंने FAR 1 का कहा था, मेरी बुक इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक में अवेलेबल हो जाएगी। चले सर वापस से आते हैं अपने कंटेंट की तरफ। अगर आप ओवरव्यू ऑफ द कोर्स के आगे आओ, अगर आप ओवरव्यू ऑफ द कोर्स के आगे आओ तो आपके पास कुछ रिसेंट अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स आ रहे हैं। आपके पास कुछ रिसेंट अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स आ रहे हैं, जरा उन एग्जामिनर कमेंट्स को खुद से रीड करते हो। सर मैं रीड करता हूं कुछ कमेंट्स। कहता है स्प्रिंग 22 में the overall performance of this session has declined to 31% as compared to autumn 21 46%, mainly due to selective study and failure to apply the theoretical knowledge to practical situations. It is therefore advised that examiners should study the entire syllabus, which would not only help them to attempt the complete paper but would also help them to apply their knowledge to practical questions. देखिए इस कमेंट में दो चीजों को एड्रेस किया है, एक सिलेक्टिव स्टडी, दूसरा प्रैक्टिकल सिचुएशंस यानी कि न्यूमेरिकल सवाल को प्रॉपर्ली हैंडल ना कर पाना। तो इंशाल्लाह जितने चैप्टर्स हमारे कंडक्ट होंगे ना, जितने टॉपिक वाइज हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा, हर टॉपिक के जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप लोग क्लास में ही कवर करोगे। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेसिकली आए कहां से? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी टीचिंग जर्नी ये फाइनल के एडवांस सेक्शन से स्टार्ट की थी, तो कुछ फाइनल लेवल के सवाल भी हम इस क्लासरूम में सॉल्व कर रहे होंगे। फिर ठीक ठाक सवाल आप लोगों के कैफ के पास पेपर्स के सवाल होंगे, ठीक ठाक सवाल आप लोगों के स्टडी डेस्क के सवाल होंगे, और डिफरेंट प्रोफेशन की जो टैक्सेशन की बुक होती है स्पेसिफिकली ICA में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टैक्सेशन है वो CA का ही टैक्सेशन है। तो आप लोगों को इन 4-5 डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज के सवाल जो है क्लास में सॉल्व करवाए जा रहे होंगे। अब यहाँ पे बात रही सिलेक्टिव स्टडी की, जबकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सिलेक्टिव स्टडी करने वाला फायदे में रहता है क्योंकि उसने कम चीजों पे ज्यादा टाइम लगाया हुआ होता है। देखो सिलेक्टिव स्टडी करने की भी ना एक टेक्निक है। मेरा CA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, टुगेदर के 2 सब्जेक्ट में मेरी पोजीशन आई। मैंने आज तक CA के 21 पर्चों में से कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी 100% नहीं की थी। जिन सब्जेक्ट्स में मेरा मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल आया ना, उनमें भी मैंने कोई 10-15% कोर्सेज को छोड़ दिया था। लेकिन इसकी एक टेक्निक होती है कि भाई अगर एक चीज हर अटेम्प्ट में आ रही है तो ऑब्वियसली आप ये बेवकूफी नहीं करोगे कि यार, जनरली स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी पता है कैसे करता है कि यार ये मुश्किल है तो ये छोड़ देता हूं, ये नहीं, इस तरह से नहीं करना होता। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दी तो समझ आता है। सर थोड़े भी 2 हफ्ते पहले की बात है कि सर ये कर लिया, NPO छोड़ दिया, पास हो जाऊंगा, नहीं होगा भाई तू पास। तो सिलेक्टिव स्टडी करनी है, प्रायोरिटाइज करना है इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट के दरमियान, ना के डिफिकल्ट और इजी के दरमियान। और उसमें भी बहुत सारी चीजें, लाइक अगर आप लेट से कि मैं ये कह रहा हूं कि 70% एरिया के ऊपर अच्छी ग्रिप रखनी है, 30% एरिया ऑल टुगेदर छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा कम टाइम देना है, उसमें रूट लर्निंग की तरफ नहीं जाना, अगर आ जाए तो अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करनी। तो इस तरीके से आपने कवरेज करनी है। 1-2 अटेम्प्ट का और रीड कर लेते हैं। अटेम्प्ट किस में कहता है, the overall performance in this session has improved 46% compared to the spring 21, that is 39%. The underperformance in question number 2, 3 and 5 may be attributed to selective studies and lack of practice. Same यही 2 मसले spring 22 में थे। All examiners are advised to study the entire syllabus and do reasonable practice. एक और कमेंट पढ़ लेता हूं। An overall passing percentage of 39% is higher than the previous result of 35%. The main reason of improved performance was better both in performance of computational question. The highest score was 37. It was observed that examiners struggled in answering the question which required discussion and explanation under the taxation law. इस बात में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छुपी मैं बताता हूं क्या। All examiners are therefore advised that they should do the practice of solving the scenario based questions in examination
and then compare the answer with the ICAP suggested answer. This would help the examiner in improving the skills of attempting the scenario based questions. आप लोग को पीआरसी में तो 5 ही 5 सब्जेक्ट एमसीक्यूज है ना, कोई थ्योरी का सब्जेक्ट तो नहीं है ना। देखिए अब हम कैफ में, कुछ लोग कैफ के पहले पेपर दे चुके हैं, कुछ लोग अब कैफ के पहली बार पेपर देंगे। एक सवाल है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड, जैसे अकाउंटिंग में होता है, कॉस्टिंग में होता है, और टैक्स का भी कुछ 50% एरिया है, वो तो एक फॉर्मेट होता है जिसपे आपने सवाल सॉल्व करते हो। थ्योरी के पेपर्स में कुछ सवाल होते हैं रेक्टिफिकेशन के एज इट इज लॉ छाप देना है। लॉ के सब्जेक्ट में जनरली आपको वैसी बहुत सारी बातें मिल जाती है कि जहां पे आपसे वो डिफाइन, एक्सप्लेन, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करके कह देता है, जिसमें आपने अपनी बुक्स की वर्डिंग्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। अब कुछ मेरी तरह के इंटर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनसे खुद लिखा नहीं जाता, तो वो तो बुक चार्ट लेते हैं। आप लोगों ने तो पीआरसी में बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर एमसीक्यूज दिया है, मैंने मॉड्यूल ई में इंग्लिश का पेपर थ्योरेटिकल दिया था, और मुझे याद है मैंने कोई 40 लेटर याद किए थे और 13 या शायद 18 एस्से याद कर लिए थे। तो मुझे डर ये था कोई ऐसे आ गया तो मैं खुद से कहाँ लिखूंगा, पहले मैं उर्दू में सोचूं फिर उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, तो मेरे से तो नहीं होता ये। तो मैंने कोई 18 ऐसे याद कर लिए, 40 लेटर याद कर लिए। तो लॉ जैसे सब्जेक्ट में, जैसे बिजनेस लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, इसमें जो लॉ का एरिया कॉपी पेस्ट करने के लिए आ रहा होगा, वो जो इंटर बैकग्राउंड के मेरी तरह के वो याद कर लेंगे। जो इंग्लिश ए लेवल्स के बच्चे हैं वो कहेंगे सर हमें याद नहीं होता, हम अपने अल्फाजों में लिखेंगे, वो इस अटेम्प्ट में बोलेंगे, 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो भी याद करने लग जाएंगे, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पेपर आपका ऐसा होता है सिनेरियो बेस्ड, जिसमें आपको लॉ को अप्लाई करके बताना होता है, अब यहाँ पर जो है ना गधे घोड़े बराबर हो गए, यहाँ पे रट्टे से काम नहीं चलेगा। आपको एक सिचुएशन दी जा रही होगी और जो भी एप्लीकेशन ऑफ लॉ है उस सिचुएशन में आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको अपनी वर्डिंग्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और ये उसी वक्त अच्छा होगा जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैक्सिमम सिनेरियो बेस्ड सवालों को खुद सॉल्व कर रहे होंगे। और सिनेरियो बेस्ड सवाल को सॉल्व करने के बाद भी एक इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना ये बात, थ्योरी के सब्जेक्ट में फेलियर का रीजन पता है क्या होता है? देखो मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है, मैंने वो कॉन्सेप्ट लिखा, अब उस कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद मैं पढ़ता हूं तो मुझे वो समझ आ जाता है क्योंकि मैंने ही तो लिखा है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट मैं इनको पढ़ाऊं तो क्या ये वही बात समझ पा रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ये बहुत अलग बात है। बहुत सारे सीए फाइनल तक के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर 3 अटेम्प्ट से मैं फेल हो रहा हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों फेल हो रहा हूं। उसको मैं कहता हूं कि यार अपनी आंसर कॉपी जरा एक दफा लिखकर मुझे लाके चेक करवाओ, और जब मैं देखता हूं तो अजीब कबाड़ा बनाया हुआ, ना वर्ब्स की टेंसेस की तमीज है, ना वोकैब प्रॉपर्ली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लीगल पेपर्स में लीगल वो वोकैब इस्तेमाल करने वो प्रॉपर। अब इसलिए लिए बड़ा जरूरी है कि अगर आप थ्योरेटिकल सिनेरियो बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को लाजमी चेक करवाओ, ताकि इस चीज, देखो एग्जामिनर को नहीं पता कि फला स्टूडेंट कितना टाइम लगा रहा है स्टडीज पे या किस टीचर से पढ़ रहा है, वो तुम्हें जज कर रहा है तुम्हारी आंसर कॉपी से, तो तुम्हारी आंसर कॉपी में जो लिखा है वो उसी से समझ रहा है कि तुम्हें क्या समझ आता है। तो मुझे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन मैं डिलीवर ना कर पाऊं, मेरे कॉन्सेप्ट आया है। तो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ उसकी डिलीवरी, उसकी सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन में उसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी काम करना है। और कमेंट्स वगैरह में रीड नहीं कर रहा, मोरलेस इसी तरह की बातें होंगी। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एनालिसिस ऑफ सिलेबस आ रहा है। एक एनालिसिस ऑफ सिलेबस आपके पास मैंने प्रेजेंटेशन की फॉर्म में बनाया है, और एनालिसिस ऑफ सिलेबस के प्रेजेंटेशन के बाद ही मैंने आईकेप का जो रिजल्ट है, आईकेप का जो सिलेबस है ना, वही पेजेस यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। बेसिकली आपके कोर्स में एक मेजर एरिया है इनकम टैक्स लॉस का, एक मेजर एरिया है सेल्स टैक्स लॉस का, और कुछ थ्योरेटिकल एरिया है जिसमें जनरल थ्योरी वगैरह। तो आपके पास सबसे पहले जो इनकम टैक्स का एरिया है, इसकी वेटेज है अराउंड 60 to 75%, इसकी वेटेज है अराउंड 60 to 75 मार्क्स। इस इनकम टैक्स के एरिया का 90% पोर्शन आपको सर मुर्तजा कायद कवर करवाएंगे, 10% पोर्शन सर मोहम्मद अली कवर करवा रहे होंगे। इस इनकम टैक्स के एरिया में कोई 2-3 टॉपिक्स हैं रिटर्न असेसमेंट अपील के नाम से, जो कि थ्योरेटिकल है, वो आप लोगों को सर मोहम्मद अली कवर करवा रहे होंगे। सेल्स टैक्स के एरिया की वेटेज है 20 से 30 मार्क की, सेल्स टैक्स के एरिया की वेटेज है 20 से 30 मार्क की। इस सेल्स टैक्स के एरिया में भी तकरीबन 80 to 85% एरिया आपको सर मुर्तजा कायद कवर करवाएंगे, कोई 10% 15% एरिया वो आपको सर मोहम्मद अली कवर करवाएंगे, वो थ्योरेटिकल एरिया।
और ये जो अदर्स में लिखा हुआ है ना 5 से 10 मार्क, जिसमें ये 3 चीजें लिखी हैं, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्सेस एंड एथिक्स, ये वाला सारा एरिया आप लोगों को सर मोहम्मद अली कवर करवा रहे होंगे। तो मैं अगर ओवरऑल कोर्स का बताऊं आपको, तो ओवरऑल कोर्स का कोई 20% एरिया आपको सर अली कवर करवाएंगे, 80% एरिया रहा हूं मैं कवर करवा रहा हूँ। जितना भी न्यूमेरिकल, जितना भी टेक्निकल एरिया इनकम टैक्स लॉस का और सेल्स टैक्स लॉ का, वो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ कवर कर रहे होंगे। अच्छा, अगर बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले मैं टैक्सेशन की बात करूं, तो कैफ की 8 पर्चे, सीए फाइनल की 6 पर्चे, इसमें सिर्फ टैक्स मैं समझता हूँ वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आपकी सेल्फ स्टडीज कम से कम लगेगी, जिसमें आपकी सेल्फ स्टडीज कम। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडीज आपको करनी नहीं है, आपको सेल्फ स्टडीज करनी है, लेकिन एज कंपेयर टू ऑडिट, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एज कंपेयर टू कॉस्टिंग, आप लोगों को टैक्सेशन के सब्जेक्ट में घर पे कम से कम टाइम देना है। इसका एक बड़ा लॉजिकल रीजन है। देखो, आप लोगों को क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए जाएंगे, आप लोगों को सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे, आप लोगों को एक ठीक ठाक क्वांटिटी के पास पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। अगर इन न्यूमेरिकल्स वाले एरिया को जो मैंने क्लास में कवर किया, कोई नया सवाल नहीं, जो न्यूमेरिकल वाले एरिया मैंने क्लास में कवर किया, इन्हीं को मैं खुद से प्रैक्टिस कर लेता हूं एक दफा, मेरा 50 to 55 to 60% पेपर अटेम्प्टेबल बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड कर लूं, क्लासेस के न्यूमेरिकल वाले एरिया को खुद से एक दफा प्रैक्टिस कर लूं, मेरा पेपर में 50 to 60% एरिया अटेम्प्टेबल होगा जो न्यूमेरिकल एरिया। इसके आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको कुछ भी वर्ड टू वर्ड डेटाफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपने क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको अप्लाई किया, घर पे जाके उसको एक दफा और अप्लाई कर लिया। अब रह जाता है 40 to 45% थ्योरेटिकल एरिया। इस 40 to 45% थ्योरेटिकल एरिया में भी ना दो तरह की चीजें पूछता है। कुछ 20-25% में होगा कॉपी पेस्ट करना, रेक्टिफिकेशन वाली चीजें, और कुछ 20-25% पेपर होगा सिनेरियो बेस्ड। अगेन क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए उनको क्लास में हम इंशाल्लाह सिनेरियोस पे भी अप्लाई कर रहे होंगे, क्लासेस में हम सिनेरियो को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो थ्योरी के एरिया का भी 50% आपने क्लास की ही कवरेज से कवर हो जाएगा। हाँ, जो ओवरऑल आपका 20-25% एरिया ऐसा है जिसमें आपको रूट लर्निंग करनी है, और यहाँ पे रूट लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर लॉ में किसी चीज को डिफाइन किया गया है तो फिर मैं अपने घर की डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर लॉ में किसी चीज के लिए 5 कंडीशंस दी है तो मैं अपनी कंडीशंस नहीं जोड़ सकता। तो 20-25% एरिया ऐसा है जो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन 75% पेपर का एरिया ऐसा है जो कि आपकी क्लासेस की ही कवरेज से अटेम्प्टेबल बन जाएगा। अगर तुम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का डिटेल देखो, तो इनकम टैक्स में मैंने लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव 30 से 40 मार्क, क्वालिटेटिव 20 से 25 मार्क। तो ये जो क्वांटिटेटिव 30 से 40 मार्क का एरिया, ये इंशाल्लाह तुम्हारा क्लास से कवर होगा। ये जो क्वालिटेटिव 20 से 35 मार्क है, इस 20 से 35 मार्क में भी 10-15% सिनेरियो बेस्ड होंगे, 10-15% प्योर थ्योरी का एरिया होगा। तो जो थ्योरी का एरिया होगा वो आपको ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा, लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड एरिया होगा वो इंशाल्लाह क्लास में कवर होगा। सेल्स टैक्स में क्वांटिटेटिव में सबको पता है ना मैं कहां देख रहा हूं, सेल्स टैक्स में क्वांटिटेटिव एरिया में हमने लिखा है 15 से 18 मार्क, ये क्लास से कवर हो जाएगा। क्वालिटेटिव में हमने लिखा है 10 से 15 मार्क, इसमें 8-10 मार्क का सिनेरियो पूछ लेता है, 8-10 मार्क की थ्योरी पूछ लेता है। तो थ्योरी आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों के क्लास में ही कवर हो रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओवरऑल कोर्स का 20% सर मोहम्मद अली कवर कर रहे होंगे। सर मोहम्मद अली का बड़ा ही रिच बैकग्राउंड है। मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल केपीएमजी में सर्व किया। केपीएमजी का नाम सुना है आपने? वन ऑफ द बिग 4 फर्म है ये। सर मोहम्मद अली ने 3 बिग 4 फर्म्स में काम किया है। कोई 2-2.5 साल अरसे केपीएमजी में काम किया है, कोई 1-1.5 साल का अरसा पीडब्ल्यूसी फर्गुसन टैक्स में काम किया है, कोई 1.5-2 साल का अरसा ईवाई टैक्सेशन में काम किया। तो मेरा केपीएमजी का 7 साल का टैक्सेशन का तजुर्बा है, सर मोहम्मद अली का कोई 5-6 साल का बिग 4 में से बिग 3 फर्म में टैक्सेशन का तजुर्बा है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं और सर मोहम्मद अली अब एक ही फर्म में हम लोग काम करते हैं। मैं उस फर्म का बेसिकली वन ऑफ द पार्टनर हूँ, जहाँ पे मैं टैक्स और अकाउंटिंग का एरिया देख रहा होता हूँ, और सर मोहम्मद अली जो है मेरे एक और पार्टनर की टीम में काम करते हैं। और एज अ क्वालिफिकेशन इज एन एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जिस तरीके से आप आईकेएफ से सीए करते हो, उसी तरह एक और प्रोफेशनल बॉडी आपकी कंट्री में दैट इज आईसीएमपी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने आईसीएमपी से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हुई है। आगे बढ़ते हैं, आईकेएफ का सिलेबस है, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। मेरे पास अगर आईकेएफ के सिलेबस के बाद आएंगे तो एक पास पेपर एनालिसिस आ रहा है। पास पेपर एनालिसिस सी के स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, ये मस्ट डॉक्यूमेंट है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, चाहे वो ऑडिट हो, आपने पास पेपर्स को जरूर देखना है।
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि सिलेक्टिव स्टडी इस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए कि मुश्किल चीजों को छोड़ दूं, आसान चीजों को कर लूं, नहीं। सिलेक्टिव स्टडी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि यार ये एरिया कंपल्सरी टेस्ट होता है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, ये एरिया हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में होता है, यहां मैं रिस्क ले सकता हूं। तो जब तक आप लोगों के पास पिछली 15-20 अटेम्प्ट का पास पेपर का एनालिसिस नहीं होगा कि एग्जामिनर क्या पूछता आया है, आप लोग कभी भी ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि मुझे क्या कवर करना है और किसको लेस वेटेज देनी है। तो ये मैंने एक ओवरऑल आपके इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के एरिया का पास पेपर एनालिसिस किया है अटेम्प्ट वाइज। लास्ट 25 अटेम्प्ट का ये एनालिसिस है। अभी तो हमें इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि हमें तो टॉपिक के नाम ही नहीं पता, कि टॉपिक के नाम ही हमारे लिए एलियंस होंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में इसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद बहरहाल हम अपना कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। आज की क्लास का जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स है। इन सारी चीजों पे मैं बातें करूंगा, लेकिन अभी भी ओवरऑल आप लोगों के कोई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हो तो वो लोग आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ लें। ऑनलाइन वाले, फिजिकल वाले, तो पहले मैं उनको आंसर कर दूं, उसके बाद फिर हम अपना आज का पहला टॉपिक